अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। भाई कल तो कुछ ना पूछें, एक तो तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब और ऊपर से जो है वो कल स्मॉग लाहौर में, ओ माय गॉड। तो कल वापस जाते हुए बस मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एक अल्लाह का भी निज़ाम है। अल्लाह ने भी अपना जो है वो एक अलग से सिस्टम रखा हुआ है फितरत ने। तो आज जो है वो लाहौर के अंदर तो मौसम बड़ा बेहतर हो गया। हल्की सी बारिश होने की वजह से ही वो जो स्मॉग का एलिमेंट था एनवायरनमेंट के अंदर वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। तो आज अब ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो लाहौर से हैं वो इस बात को एंजॉय कर रहे होंगे। जो लोग लाहौर से नहीं हैं वो भी हमें अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आज आपके शहर का मौसम कैसा है। आज हमने जो यहाँ क्लास में काम करना है वो है हमारा लवलीस्ट ऑफ ट्रीज़ द चेरी नाव। ठीक है, इसके हमने सबसे पहले तो क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद जो है वो हम इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें कोई हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं या नहीं हैं। तो चलें देखते हैं कि इस पोएम के अंदर कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो किए जा सकते हैं। सबसे पहले कि व्हाट टाइम ऑफ द ईयर इज़ मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम। इस पहले स्टांजा के अंदर साल का कौन सा मौसम जो है जिसका जिक्र किया गया है। तो आपको याद होगा कि वो पहले ईस्टर का जिक्र है ना पहले स्टांजा के अंदर। तो ईस्टर जो है ये मोस्टली मार्च में आती है। तो ये मार्च में यूरोप के अंदर स्प्रिंग सीज़न होता है, जब बाहर अभी आ रही होती है, अभी बाहर आई नहीं, बाहर आने का टाइम होता है। तो ये स्प्रिंग सीज़न। तो इसका हम आंसर जो है मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी पता हो कि व्हाट टाइम ऑफ द ईयर is mentioned in the first stanza। पहले स्टांजा के अंदर साल का कौन सा वक्त जो है वो उसका जिक्र किया गया है। तो हम इसका जवाब ऐसे लिखेंगे कि स्प्रिंग सीजन and the month of March have been mentioned in the first stanza of the poem। इस पोएम की पहले स्टांजा के अंदर बहार का मौसम और मार्च के महीने के मौसम का जिक्र किया गया है। इट इज़ द टाइम, अब देखिए जवाब हो गया, अब थोड़ा सा एक्सटेंड करना है ना। इट इज़ द टाइम व्हेन द ब्यूटी ऑफ नेचर इज मोस्ट कैप्टिवेटिंग। लो बच्चों, कौन सा वक्त का साल? स्प्रिंग सीजन एंड द मंथ ऑफ मार्च हैव बीन मेंशन्ड इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम। इट इज द टाइम व्हेन द ब्यूटी ऑफ नेचर इज मोस्ट कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है मशहूर कुन, अट्रैक्टिव, ठीक है, ब्यूटीफुल, जो भी आप इसके लिए जो है वो बात कर सकें, इंस्पायरिंग। ये एक सवाल हो गया। और देखते हैं कि और कौन सा। और इस पोएम को मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर, हर हवाले से ये पोएम इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ ना कुछ आता रहता है। व्हाट डज द पोएम लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ ग्लोरीफाई। ये नज़म असल में किस चीज़ की अजमत को बयान बताएंगे बच्चों? मैं अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे कि ये नज़म किस चीज़ को ग्लोरीफाई कर रही है। फिर मैं इसका आंसर लिखूंगा उतनी देर में। What does the poem glorify? इस सारी नज़म के अंदर किस चीज़ की शान और शौकत का जिक्र किया गया है? फितरत की, कुदरत की, कि ये नेचर बड़ी खूबसूरत है। तो हम इसका जवाब जो है वो ऐसे ही लिखेंगे। द पोएम, आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, लवलीस्ट ऑफ ट्रीज The cherry now glorifies the beauty of nature.
glorifies the beauty of nature. ये फितरत की खूबसूरती की अजमत को बयान करती है. It suggests, ये हमें बताती है that spring and autumn are two aspects of nature. Both have their own beauty. Full stop. बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन आसान लफ्जों में हम यही बात करेंगे. The poem Loveliest of Trees, the Cherry Now, glorifies the beauty of nature. It suggests that spring and autumn are the two aspects of nature. यहाँ पे दा लगा लीजिएगा. Are the two aspects of nature. Both have their own beauty. के बहार का मौसम है, खज़ां का मौसम है, सर्दी है या गर्मी है, ये सब इस फितरत का, इस कुदरत का हिस्सा है और सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है. जैसे देखें, सर्दी आती है तो चाहे मुश्किलात बढ़ती हैं, लेकिन उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं इस नेचर के अंदर. इसी तरह गर्मी आती है तो उसमें भी मुश्किलात में इजाफा होता है, लेकिन उसके भी बहुत सारे फ़वाइद हैं. कुछ सब्ज़ियाँ, कुछ फल जो है वो सिर्फ़ उन्हीं ख़ास मौसम के अंदर ही पैदा हो सकते हैं. तो ये अल्लाह की अज़मत है, ये अल्लाह के खूबसूरत जो है वो राज हैं कि जो अल्लाह ने जो है इस दुनिया के अंदर फैलाए हैं. अच्छा जी. What time of life would not come again in poet's life? वो शायर की ज़िंदगी के अंदर कितने साल का अरसा जो है वो अब वापस नहीं आएगा? ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आपने याद रखना है. What time of poet's life would not रिटर्न या कम अगेन? जो भी, मैं सवाल लिखने के ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दे रहा, आंसर, सवाल आपको समझ आ गई. सवाल क्या है कि शायर की ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा अब वापस नहीं आएगा. तो कितने साल जो शायर ने ज़िंदा रह लिए हैं आपने मुझे अभी बताना है. The 20 years of the poet's life would not come again. Because he had spent them already. However, he laments that he wasted those years because he did not enjoy the beauty of nature in those years. कितने साल वापस नहीं आएंगे? The 20 years of the poet's life would not come again. 20 साल तो वापस नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? Because he had spent them already. बड़ी सिंपल बात, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के 20 साल गुजार चुका है. However, he laments that he wasted those years. ताहम उसे अफसोस होता है कि उसने वो साल ज़ाया कर दिए. Because he did not enjoy the beauty of nature in those years. क्योंकि उन सालों में उसने कुदरत की खूबसूरती जो है उससे वो लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हुआ था, तो इसलिए वो कह रहा है. चले देखते हैं कि और कौन सा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट, जो पास पेपर में भी आया हुआ है. अरे वाह, बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. वाई आर 50 स्प्रिंग्स लिटिल टाइम टू सी द चेरी ट्रीज? 50 साल थोड़ा अरसा क्यों है चेरी के दरख्तों की खूबसूरती से पुरलुत्फ होने के लिए? मैं डबल स्टार यहाँ पर लगाऊंगा इस सवाल के ऊपर. बहुत दफ़ा ये सवाल आया हुआ है.
why is the 50-year time is insufficient। बस सवाल की बेटा नौयत समझ लें कि सवाल के अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि 50 साल का अरसा जो है वो कम क्यों है। आगे जरूर बाकी आपको समझ आ गई ना सवाल के, सवाल का जवाब क्या लिखने लगे। तो इसलिए क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी बड़ी टेम्पररी है, थोड़ा सा अरसा है और हम पहले ही अपना बहुत सारा वक्त ज़ाया कर चुके हैं और ये नेचर के इर्द गिर्द खूबसूरती इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि कभी भी हम जो है वो मुकम्मल तौर पर उससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। तो इसलिए 50 साल का अरसा जो है वो बहुत कम है। तो क्या हम लिखेंगे? द पोएट इज फैसिनेटेड। फैसिनेटेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड, इंस्पायर्ड। द पोएट इज फैसिनेटेड बाय द ग्लोरी ऑफ द ब्लूमिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। blooming objects of nature. He finds 50 years too short to enjoy the beauty of the cherry trees. Human life is transient. Human life is transient. And so are the joys of life. And so are the joys of life. अच्छा जी, 50 साल इसलिए कम है। द पोएट इज फैसिनेटेड बाय द ग्लोरी ऑफ ब्लूमिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। शायर जो है वो बड़ा इंस्पायर्ड, बड़ा मुतासिर है। वो जो शान और शौकत, वो जो वकार है फितरत की, ऐसे उन तमाम चीज़ों का जो ऐसे खिल उठती हैं। ब्लूम, ब्लूम का मतलब ब्लॉसम, खिल उठना। He finds 50 years too short to enjoy the beauty of the cherry trees। और उसे लगता है कि शायद 50 साल तो चेरी के इन दरख्तों की खूबसूरती से पुरलुत्फ होने के लिए बहुत कम है। ह्यूमन लाइफ इज ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, आर्जी, टेम्पोरेरी। और वो कहता है कि इंसानी जिंदगी तो बहुत आर्जी है। एंड सो आर द जॉयज ऑफ लाइफ। और इसी तरह ज़िंदगी की खुशियाँ भी बहुत थोड़ी हैं, बहुत आर्जी हैं, जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। अगला सवाल देखते हैं कि कोई और सवाल क्वेश्चन जो है। ओके, एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूं जो पेपर में आया भी हुआ है, और वो क्वेश्चन है व्हाट इज ईस्टर। ठीक है, व्हाट इज ईस्टर। ईस्टर है क्या? तो ये एक मजहबी त्यौहार है क्रिश्चियंस का, यही हमने लिखना है। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस। ये ईसाइयों का एक त्यौहार है। और ये क्यों मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड to commemorate the resurrection of Christ. It is observed on the first Sunday after a full moon
ऑन और आफ्टर 21 मार्च। ले जी, ईस्टर क्या है? इट इज ए फेस्टिवल ऑफ द क्रिश्चियंस, ये ईसाइयों का एक त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड टू कोमेमोरेट द रेसरेक्शन। रेसरेक्शन का मतलब क्या होता है? रेसरेक्शन का मतलब होता है रीबर्थ, दोबारा जन्म लेना, दोबारा पैदा होना। टू कोमेमोरेट, कोमेमोरेट का मतलब होता है सेलिब्रेट या याद करना, ठीक है, मेमोराइज। द रेसरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, ये असल में त्यौहार मनाया जाता है ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो उनका जो दोबारा दूसरा जन्म होना है उसको सेलिब्रेट किया जा सके। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द फर्स्ट संडे आफ्टर अ फुल मून ऑन और आफ्टर 21 मार्च। तो 21 मार्च को या 21 मार्च के बाद जब पूरा चांद हो जाता है, 14वीं का चांद, तो 14वीं के चांद के बाद जो पहला इतवार आएगा, चाहे वो 21 मार्च को आए या 21 मार्च के बाद आए, जिस दिन भी फिर अगला इतवार आएगा, उस इतवार को ईस्टर का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पोएम में से। ये आपको इतने ज्यादा क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम ये करने लगे हैं बच्चों, हाउ डज द पोएट प्लान टू स्पेंड द स्मॉल पीरियड ऑफ हिज रिमेनिंग लाइफ ऑफ 50 ईयर्स। तो शायर के पास जो थोड़े से बाकी 50 साल रह गए हैं, शायर क्या कहता है कि वो बाकी साल अपने कैसे गुजारेगा। क्वेश्चन क्या है? हाउ द पोएट प्लान्स टू स्पेंड हिज लाइफ। अब वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारना चाहता है? हाँ जी, आपको पता है, कुछ याद है कि वो कैसे गुजारना चाहता है? मुझे बताएं। ही लिमेंट्स, LAMENTS, लिमेंट का मतलब होता है अफसोस करना, ठीक है, सॉरो, सैड। ही लिमेंट्स दैट ही हैड wasted 20 years of his life he affirms that he will not waste any other moment and go to woodland to enjoy the beauty of nature. He will spend his time या his life in the lap of nature. He laments that he had wasted 20 years of his life. वो अफसोस करता है कि उसने अपनी जिंदगी के 20 साल ज़ाया कर दिए। He affirms, अब वो यकीन दिलाता है that he will not waste any other moment, अब वो कोई एक और लम्हा भी ज़ाया नहीं करेगा। And go to woodland to enjoy the beauty of nature, और वो जंगल जाएगा इस नेचर की, फितरत की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए। He will spend his life in the lap of nature, और वो कहता है कि मैं अब अपनी ज़िंदगी जो है वो कुदरत की गोद के अंदर गुजारूंगा। एक सवाल हमने इस पोएम में से और करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो सवाल ये है कि वाई डज द पोएट कंसिडर चेरी द लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज। शायर जो है वो चेरी को सबसे खूबसूरत दरख्त क्यों मानता है? बताएं मुझे। ये मैं डबल स्टार कर रहा हूं इस क्वेश्चन के ऊपर। वाई डज द पोएट कंसिडर
द चेरी ट्रीज लवलीस्ट। वो क्यों समझता है कि चेरी का दरख्त जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। मौसम है, स्नो उसके ऊपर गिरी हुई है, उसके ऊपर जो फल है वो पक चुका है, तो उसको वो देखता है और उसे लगता है कि शायद ये ईस्टर की तैयारी कर रही है, इसलिए उसे जो है ये दरख्त सबसे खूबसूरत दरख्त नज़र आता है। चेरी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्री। चेरी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्री। चेरी जो है वो सबसे खूबसूरत दरख्त है। इट स्टैंड्स अलोंग द पाथ इन द वर्ड्स। इट स्टैंड्स अलोंग द पाथ ऑफ द वर्ड्स। जंगलों में जो गुजरने वाला रास्ता है उसके इर्द गिर्द खड़ा होता है। एंड एनहांसेस इट्स ब्यूटी। और इस दरख्त की वजह से जंगल की अपनी खूबसूरती जो है उसमें इजाफा होता है। इट इज लेडन विद वाइट फ्लावर्स। इट इज लेडन, लेडन का मतलब होता है भरे होना, लोडेड विद। इट इज लेडन विद वाइट फ्लावर्स दैट enchant its viewers। enchant, enchant का मतलब होता है attract its viewers। It seems that cherry has put on a white dress to celebrate the festival of Easter। Festival of Easter। शायर को इसलिए चेरी का दरख्त सबसे अच्छा लगता है। चेरी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्री, कि चेरी सबसे खूबसूरत दरख्त है। इट स्टैंड्स अलोंग द पाथ ऑफ द वर्ड्स एंड एनहांसेस इट्स ब्यूटी। और ये जंगल में जो गुजरने वाला रास्ता है उसके इर्द गिर्द खड़ा है और जंगल की खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। इट इज़ लेडन विद वाइट फ्लावर्स। और इस वक्त ये सफ़ेद फूलों से भरा हुआ है। दैट एनचांट इट्स व्यूअर्स। एनचांट, एनचांट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, मुतासर करना, अट्रैक्ट, मशहूर कर लेना, अपने हुस्न की खूबसूरती की वजह से उसको कब्जे में कर लेना। दैट एनचांट इट्स व्यूअर्स। जिसकी खूबसूरती से छुटकारा नहीं हासिल किया जा सकता, वो अपने देखने वालों को जो है वो अपने हुस्न की खूबसूरती में जो है वो उसको कायल कर देती है, फंसा लेता है। इट सीम्स दैट चेरी हैज़ पुट ऑन अ वाइट ड्रेस। और ऐसा लगता है कि चेरी ने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है। टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ ईस्टर। ईस्टर के त्यौहार को मनाने के लिए। इसलिए शायर को जो है ये इतना अच्छा दरख्त लगता है। चले जी, ये तो हमारे आज क्वेश्चन आंसर ही हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइम जब हमारा ये लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे कि इसके जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है वो कर लेंगे। आज हमारे चूँकि अब लेक्चर का टाइम थोड़ा रह गया है, उम्मीद करता हूँ कि आज जो आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं उसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर बेटा आज से कुछ रिलेटेड है कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। ये ज़रा अपडेट कर दें। जी ओके, ठीक है। बच्चे अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। हाँ, अच्छा है, क्लास के अंदर पढ़ाई के साथ साथ जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन भी होती रहे एक दूसरे। तो यही खूबसूरती होती है क्लास की भी, कि आप डिफरेंट बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनसे आपकी मुलाकात होती है, आपके दोस्त बनते हैं और कई दोस्त जो है वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहते हैं। यही ज़िंदगी की भी खूबसूरती है। ठीक है, चलें, ऑल राइट बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें और हमेशा पाकिस्तान के लिए जो है वो दुआ करें।
कि पाकिस्तान को हमें एक अमन का मुल्क हमेशा रहे, यहाँ पर अल्लाह अपनी मेहरबानियाँ जो है वो करता रहे। हमें भी हदायत मिले कि हम अपने शहर को, अपने घर को, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें। यह हम सब का फ़र्ज़ है। ठीक है, पाकिस्तान बेहतर होगा, पाकिस्तान अच्छे तरीके से आगे चलेगा तो हम सबको खुशियाँ मिलेंगी, हम एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकेंगे। ठीक है, मैं आज कल से यकीन करें, मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह के किस तरह जो है वो हम पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बना सकते हैं। इतनी आलूदगी कि बर्दाश्त जो है वो नहीं। दुनिया का सबसे ज़्यादा, दुनिया में कितने शहर हैं काउंट ना कर सके हम, सबसे गंदा शहर जो है वो हमारा शहर लाहौर, इतना आलूदा। तो हमें जो है वो हम सबको ये एफ़र्ट इंडिविजुअल लेवल पर करनी होगी कि हम सफाई सुथराई का ख्याल रखें, कोई भी ऐसे इक़दाम ना उठाएं जिससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर इजाफ़ा हो। अगर हम सब अपने इस ज़िम्मेदारी को समझेंगे तो तब ही हम अपने शहर को, अपने घर को, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा और बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इसी टाइम दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।